सबसे पहले तो एक टर्म आती है रेनॉल्ड्स नंबर। वैसे तो इसके बारे में मैं डिटेल में तुमको पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए आगे यूज होगा तो मैं 2-3 बार इसको बता देता हूं। रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। देखिए, अगर आप ध्यान दो तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि इनर्शिया फोर्स होती क्या है। और विस्कस फोर्स तो आसान है, इसके बारे में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि मैं तुमको बताना चाहता हूं रेनॉल्ड्स नंबर असल में था क्या। इसकी प्रैक्टिकली एनालिसिस बाद में देखेंगे, अभी इसको समझते हैं कि ये है क्या। देयर आर टू टाइप ऑफ द फोर्सेस इन द फॉर्मूला, वन इज नोन टू बी एज द इनर्शिया एंड द अनदर वन इज नोन टू बी एज द विस्कस। इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, एकमात्र एक चीज को छोड़ के जिसको बोला जाता है स्पेस, ईथर जिसको बोला जाता है, ईथर को छोड़ के इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब का अपना अपना एक इनर्शिया है। अगर इनर्शिया की बात करूं तो तुम खड़े हो, अब खड़े एकदम स्टेबल हो, तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुमको खड़ा होने में मदद कर रही है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ये पेन अगर ऐसे है हवा में तो इस पेन के अंदर एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसे खड़ा है, मैंने छोड़ा ये नीचे गिरा, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। पेड़ की पत्ती है, पेड़ की पत्ती रेस्ट पे है तो वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे है। क्या बकवास हो रही है ये। मैंने कहा ये बोर्ड अगर खड़ा हुआ है तो ये बोर्ड किसी ना किसी ने पकड़ रखा है, उसके पकड़ने की असल में प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, और ये बोर्ड पकड़ने के बाद खड़ा है ना स्टेबल, तो इसको इनर्शिया कहते हैं। क्या मजाक चल रही है क्या? इनर्शिया क्या होता है सर? तुमने मेरी बात को समझा नहीं। अगर तुम मेरी बात को समझा तो मैंने कहा ये पेन इस तरीके से पकड़ने पर स्टेबल हो रहा है, छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पेन के अंदर एक मास है। मैं सीधा खड़ा हूं, क्यों? मेरे अंदर एक मास है, अगर मास नहीं हुआ हवा में उड़ूंगा। कुछ अता पता ही नहीं है। स्पेस के लिए मैंने तुम्हें कहा था स्पेस में इनर्शिया नहीं है, स्पेस में मास नहीं है। तो दुनिया की हर चीज के अंदर एक मास है, और उस मास की वजह से उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। हाँ, स्टेबिलिटी आती है। तुम्हारा मास तुमको स्टेबिलिटी देता है। अगर तुम्हारा मास है, मैंने कहा चट्टान का टुकड़ा है, एक तरफ एक पत्थर का टुकड़ा है, ध्यान से सोचना, इंजीनियरिंग यहां से शुरू होगी इनर्शिया की। मैंने कहा चट्टान के टुकड़े को रखा हुआ है, पत्थर के टुकड़े को भी रखा है, छोटा सा है। वो पत्थर के टुकड़े को हल्की सी लात मार, हल्का सा हिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चट्टान के टुकड़े को लात मार, कुछ नहीं होगा, धक्का मार, कुछ नहीं होगा, पूरा जान लगा दे तो जाके वो हिलेगा। शब्द पे गौर दे। पत्थर को जरा सा मारा था, हिल गया, चट्टान को पूरा जोर लगाया तो जाके हिला। अच्छा, पत्थर को हिलाने के बाद अगर रोकना चाहूं तो जरा से में रुक जाएगा। चट्टान का टुकड़ा अगर हिल गया ना तो उसको रोकने के लिए भी उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो जाके वो रुकेगा। मेरे शब्दों पे गौर देना, मैं कहां से कहां ले आया। मैंने कहा पत्थर के टुकड़े के अंदर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी थोड़ी कम थी, जब तो जरा से हिलाने पे हिल गया और जरा से रोकने पे रुक गया। चट्टान के टुकड़े के अंदर अपनी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तुम्हारे पूरे फोर्स को लगाने के बाद वो हिला, और रोकने के लिए भी पूरा ही फोर्स लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी स्थिरता ज्यादा है, उसके अंदर अपना मास ज्यादा है, और हम कहते हैं कि बड़े वाले चट्टान के अंदर इनर्शिया ज्यादा था। तो मैं इनर्शिया को कुछ इस तरीके से समझता हूं कि इनर्शिया इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। बस जैसे चार्ज जो है या करंट जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी है, करंट जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी है, करंट को और किसी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इनर्शिया जो है वो मास की प्रॉपर्टी है, यानी जिस चीज के अंदर एक मास है उस मास की वजह से उसमें इनर्शिया है। बस अब सुनना मेरे कथन को, तुम्हें बिना समझाए सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। मैंने कहा इनर्शिया फोर्स, everybody is well concerned of the शब्द inertia and everybody can be think about it that inertial force is defined as the force which is in the fluid due to its mass। अगर फ्लूइड के अंदर कोई मास नहीं है ना तो आपका फ्लूइड रोकने से भी नहीं रुकेगा। स्पेस को रोक सकते हो क्या? स्पेस को पकड़ सकते हो? नहीं। तो मैंने कहा फ्लूइड बह भी इसीलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर मास है।
अगर मास नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर इनर्शिया तुमको समझ में आ चुका। तो एक इनर्शिया की वजह से उसमें फोर्स लग रहा है, जाहिर तौर पे इनर्शिया बोले तो मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है। मैंने कहा विस्कस के बारे में सबको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में तमाम बारी पढ़ चुके होंगे, मैंने भी पढ़ाया और सब कह चुकते हैं यहां पर कि सर विस्कस फोर्स बोले तो टॉ इनटू एरिया, वेयर टॉ इज द शियर स्ट्रेस और द विस्कस स्ट्रेस, विस्कोसिटी से रिलेट करा। बेसिक है बच्चे, तुम यहां से लिख सकते हो इन दोनों की रेशियो। वैसे मैं डिटेल में इसको बाद में पढ़ाऊंगा, आज तो मैंने सिर्फ समझाया कि ये होता क्या है। इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग नाम देते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का मेरे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको मैं कहता हूं रॉ वी डी बाई म्यू। आता इसी से है, कैसे आता है वो बाद में पढ़ाऊंगा। देखो सिंपल, तो मैंने कहा रो वी डी बाई म्यू का मतलब है, रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ऑफ द फ्लो, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ लिक्विड चल रहा है। d इज द डायमेंशन ऑफ द पाइप, दिस इज नॉट डायामीटर ओनली, प्लीज थिंक अबाउट द वर्ड। d is not diameter, I am saying that d is called dimension, d is called dimension. Sometimes according to the requirement, हमारी जरूरत के अनुसार इसको कई बारी डायमीटर मानते हैं, जरूरत के अनुसार कई बारी लेंथ मानते हैं। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अस कि हम इसको मानते क्या है। मैंने कहा डायमेंशन, डायमीटर भी होगा लेंथ भी होगा, तो डिपेंड करेगा। म्यू इज कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। अब जैसा कि मैं बहुत बारी पहले पढ़ा चुका हूं कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो इसको बोला जाता है लैमिनार फ्लो। मैं पाइप फ्लो की बात कर रहा हूं, वैसे इसके बारे में डिटेल तुमको बता चुका हूं। अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से बड़ा है तो इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये सब हमको पता है, बेसिक चीज मैंने तुमको अभी बता दी, ठीक है।